अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन नवाज़ हूँ विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से आपके लिए साइकोलॉजिस्ट ऑनलाइन के साथ। इस शो पर हमारी और आपकी बात होती है और हम डिस्कस करते हैं अमूमी तौर पे उन मसाइल को जिनका सामना हमें घरों में करना पड़ता है, जिनके बारे में बात नहीं होती, और जब बात होती है तो पानी सर से गुजर चुका होता है। इस शो पर हमारे साथ शामिल हुआ करती हैं विलिंग वेज की डायरेक्टर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस शुमाइला बतूल। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। या बेहतरीन, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। शो पर हमारे साथ नादिया शेख भी शामिल होती हैं जो हमारी प्रोफेशनल्स की टीम का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम मिस नादिया, आपका क्या हाल चाल है? अजीज नाजरीन, बहुत दफ़ा हम किसी से लिहाज और मुरव्वत के ऐसे ताल्लुक में होते हैं कि हम सोचते हैं कि इससे इख्तलाफ नहीं हो सकता। अगर इख्तलाफ हुआ तो ताल्लुक दांव पर लग जाएगा। हम उससे इख्तलाफ ना करने का सोचते रहते हैं और उसके साथ जो हमारा उसकी लाइफ में इनपुट हो सकता है, हम उसके मयार को, कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं, हम उसके साथ अपने ताल्लुक की वजह को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस डर की वजह से कि हम इख्तलाफ करेंगे तो ताल्लुक ख़राब होगा, हम वो बात ही नहीं करते और कहीं आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा होते होते वो ताल्लुक अनअनाउंस्ड ही खराबी की तरफ चल पड़ता है। बात करते हैं मिस शुमाइला से और जानते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ रिगार्ड्स रखते हुए, हम्म, किसी के बारे में मुतासिब हुए बगैर हम्म। आ, उससे हम इख्तिलाफ कर सकते हैं? सर बिल्कुल, रिलेशनशिप के प्रिंसिपल्स में से ये प्रिंसिपल है कि आप इख्तलाफ राय रख सकते हैं हम्म, और ताल्लुक़ ख़राब किए बगैर। यानी जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो इस बात पे डिपेंड नहीं करते हैं कि आप कितनी, हाँ, यानी इन प्रिंसिपल मैं बात कर रही हूँ कि असल में जो रिश्ते की खूबसूरती है वो यही है कि आप इख्तलाफ राय के बावजूद अपने ताल्लुक़ को मजबूत बना सकते हैं। ये आई थिंक एक मिसप्रसीव्ड आइडिया है कि अगर हम अपनी राय का इजहार अपने लव्ड वन से या अपने करीबी लोगों से करेंगे तो इससे ताल्लुक़ ख़राब हो सही। जाएगा। ये आई थिंक जब किसी की हाँ में हाँ कोई नहीं मिलाता, जी। जी। डेफिनेटली ऑब्वियसली अगले बंदे को अच्छा तो नहीं लग रहा होता। सही। तो कहीं ना कहीं पर हम अपने रिश्तों में लोगों की, अगलों की जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। ऐसे ही। और रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी अपनी तो अदा कर ही रहे हैं, हम उसके हिस्से का भी काम कर रहे हैं, और दरअसल ये जो हम कर रहे हैं जी इससे हम उस रिश्ते की मजबूती पर नहीं, बल्कि हम उस रिश्ते की कमजोरी पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और रिश्ता कमज़ोर होता है इससे। यानी यहाँ पर ये बताना इंतहाई ज़रूरी है कि जिस नीयत से इस रिश्ते में वो बातें जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, या आप किसी के ताल्लुक़ ख़राब होने की वजह से, या आपको ये डर आ जाता है कि अच्छा अगर मैंने ये बात की है, इसको ये फ़ीडबैक दे दिया या इसकी कोई इस तरह से हेल्प कर दी तो उसको बुरा लग जाएगा और ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा। महज़ इस खौफ की वजह से जो सही बातें हैं, जो सही फीलिंग्स हैं, जी। जो आप एक एक बंदे को बहुत अच्छी फीडबैक दे सकते हैं। जैसे अगर हम अपने कोवर्कर्स की बात करें, फेलोज़ की बात करें, कॉलीग्स की बात करें, तो बाज़ औक़ात हमें बहुत अच्छा उनको फीडबैक देने की ज़रूरत होती है। लेकिन फॉर हैविंग दिस फ़ियर के शायद उसको बुरा ना लग जाए, या मेरा क्या मतलब है इसमें, या किसी और खौफ की वजह से आप किसी को सही फीडबैक नहीं देते हैं। क्या अनकंडीशनल रिगार्ड्स के साथ, नॉन रिडिक्यूलिंग एटीट्यूड के साथ, नॉन जजमेंटल बिहेवियर के साथ, कपल्ड विद असर्टिवनेस, जी किसी के साथ बात की जा सकती है? सर, ये आपने वो सारे कंपोनेंट्स बता दिए हैं जो बेहतरीन रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं। यानी अब वो चाहे हमारा करीबी लोगों के साथ ताल्लुक हो, हमारा, यानी वेयर एवर, ये जो चार चीज़ें आपने बताई हैं, ये हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं विद आवर पेशेंट्स। सो हम किसी बात पे, ज़्यादातर बातों को उनसे, हमसे ना ही सुननी पड़ती है, बिल्कुल सही। लेकिन हमारा रिलेशन बिल्कुल नहीं ख़राब होता। वी हैव अ वेरी थेरेप्यूटिक रिलेशन, जहाँ जो बात हम उनको कहना चाहते हैं इज़्ज़त और एहतराम से, असर्टिव वे में कहते हैं। हम उनके बारे में जजमेंटल नहीं होते। बस ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे एडिक्ट्स होते हैं जिनका मुआशरे में ज़रा गलत इमेज बना होता है अनफॉर्चुनेटली। तो हमारी तरफ से ऐसी कोई वाइब्स उनको नहीं जाती हैं कि वो कोई लेस ह्यूमन है, या वो कोई आई मीन दे आर रिस्पेक्टफुल फॉर अस, रिस्पेक्टेबल फॉर अस।
बिल्कुल सही। और फिर हम जजमेंटल भी नहीं होते उनके बारे में, रिडिक्यूलिंग एटीट्यूड भी नहीं हमारा होता। तो ये किसी भी रिश्ते में मोहसिन साहब, जी। ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये बेहतरीन ताल्लुक डेवलप करने की आप समझ लें कि राज है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इस बारे में अवेयरनेस लोगों तक देना, पहुंचाना, करना और कहना इस बारे में बात कि मेरे और आपके दरमियान जो रिश्ता है वो ऐसी झिझक से, ऐसे खौफ से मुतासिर नहीं होना चाहिए कि जिसमें मेरे और आपके काम के मयार को बेहतर करने में कोई दीवार हाइल हो जाए, जी। सिर्फ इस वजह से कि मेरा और आपका ताल्लुक बहुत अच्छा है। और ये इख्तिलाफ राय तो ताल्लुक का हुस्न भी है। जी और बिल्कुल। दुनिया में मेरा यानी इस बारे में काफ़ी मुझे मौका मिला लोगों से इंटरव्यू करने का, बात करने का, अपने रेडियो के प्रोग्राम में भी, और इस बारे में मैंने काफ़ी स्टडी किया कि दो मुख्तलिफुल ख्याल लोग जो है उनके इकट्ठे होने से तरक्की की गुंजाइश ज़्यादा है बनिस्बत हम ख्याल लोगों के। यानी अगर जैसे हम कपल्स की बात करें, अगर मियाँ बीवी हैं और दोनों बिल्कुल हम मिजाज हैं, और मियाँ बीवी है और दोनों का मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है, तो इन दोनों में से जो मुख्तलिफ मिजाज वाले लोग हैं उनके घर में आपको अगर झगड़े ना हो तो आपको रंगारंगी और तरक्की के जो आसार हैं और असरात हैं वो ज़्यादा नजर आएंगे। मोहसिन साहब, एक बात बहुत ही ऑब्वियस है कि जो जो लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखते हैं तो उनकी राय तो डेफिनेटली मुख्तलिफ हो सकती है। वो एक अलग नज़रियात को रखते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम अलग होता है, हर बंदे का एक दूसरे से फ़र्क होता है। जी। जब हम ये जानते हैं तो फिर हमें इस बात को भी मान लेना चाहिए कि हम कोई अगर ओपिनियन देते हैं या हमारा कोई एक नज़रिया है तो किसी दूसरे का उससे इख्तिलाफ हो सकता है, और वो होगा तो उससे कुछ ना कुछ इनपुट आ रहा है। जी। उस वो जो इख्तिलाफी राय है उसके लिए तो हमें बहुत वेलकमिंग होना चाहिए। जी जी। और उससे कंडीशन नहीं करना चाहिए। असल में द प्रॉब्लम इज़ कि हम इख्तिलाफ राय से कंडीशन कर लेते हैं रिश्ते को। अब जैसे आपने वाइफ हस्बैंड की रिलेशन की बात की, तो हर छोटी बात पे वो रिश्ता जो है वो एक किस्म का दाव पे लगा होता है। अगर मेरी पसंद के कपड़े नहीं पहने तो इट मीन्स के मोहब्बत नहीं है, अगर मेरी पसंद का खाना नहीं खाया तो इट मीन्स के मोहब्बत नहीं है। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट और एक्सेप्ट करते हुए ताल्लुक बनाना इज़ बेसिकली रिलेशनशिप प्रिंसिपल। बहुत खूबसूरत आपने बात कही। नादिया शेख साहब हमारे पास हैं और नादिया ही की सजेशन पर हम रिलेशनशिप पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। नादिया, आपके जहन में क्या ख्याल था जिस वजह से आपने रिलेशनशिप की बात की उस वक्त? मुझे ये लगता है कि आजकल जब सोशल मीडिया पे या टीवी प्रोग्राम्स में भी मैंने अक्सर सुना है लोग रिलेशनशिप पे बात करते हुए नज़र आते हैं, और जैसे अभी हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, लोग उनको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और उस वजह से रिलेशनशिप जो है वो ख़राब करते हैं। तो मेरे दिमाग में यही सवाल था कि रिलेशनशिप पे बात होनी चाहिए। तो अब आपके जहन में क्या सवाल है जो मिस शुमाइला के सामने आप रखना चाहेंगी? मेरे जहन में ये सवाल है कि जैसे आपने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों पे के कपड़े नहीं पहने पसंद के, खाना नहीं खाया, मेरी पसंद का तो प्यार नहीं है। तो असल में कैसे पता चले कि एक दूसरे से प्यार करते हैं? वो कौन सी ऐसी बातें हैं? देखिए, प्यार तो एक वैल्यू का नाम है ना। एक रिलेशनशिप में आप एक डायरेक्शन को जब डिसाइड करते हैं तो वो बहुत सारे रिलेशनशिप में लव इज़ अ वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप इस डायरेक्शन में इस रिश्ते को लेके चलेंगे। तो वो कंडीशन तो नहीं होता किसी चीज़ के साथ, वो तो एक नेचुरल डेफिनेट चीज़ है। अगर आप कहते हैं कि इस रिश्ते में रिस्पेक्ट एक वैल्यू है, ऑनेस्टी एक वैल्यू है, लव एक वैल्यू है, तो इसका मतलब है यू आर क्रिएटिंग द डायरेक्शन ऑफ योर रिलेशनशिप, कि इस रास्तों पे आप इस ताल्लुक को लेके चलेंगे। लेकिन ये सवाल कि कैसे पता चले, अब जो क्राइटेरिया आपके नज़दीक है मोहब्बत का, कि अच्छा मेरे जो मुझे फ्लेवर पसंद है वही आइसक्रीम कोई खाए, तो ये मोहब्बत नहीं है। I mean this can be any other thing but it's not love, because love growth का नाम है ना। वेल विशर होना किसी का लव का मतलब ये होता है कि आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। ये ऑब्सेशन की शक्ल इख्तियार कर जाता है, कंट्रोलिंग की शक्ल इख्तियार कर जाता है कि आप कंडीशन करना शुरू कर दें किसी चीज़ को कि अच्छा
अगर देखें, अगर आपका कोई ख्याल रखता है तो आप कैसे अंदाजा लगाती हैं? हर किसी का अपना अपना जब हम किसी में बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं किसी भी तरह से सजेशंस के थ्रू, हाँ, लेकिन उस रिश्ते में अब जैसे वाइफ हस्बैंड में एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस्लाह नहीं होनी चाहिए, यानी इस्लाह करना पार्टनर्स का काम नहीं है। हाँ, यू कैन वॉइस योर ओपिनियन, आप अपनी बात बता सकते हैं, लेकिन हमने देखा है कि ऐसे रिश्तों में लोग तुल से जाते हैं एक दूसरे को ठीक करने के लिए। सो लव की मुझे लगता है किसी दिन मोहसिन साहब हम इस डेफिनेशन पे भी बात करेंगे कि लव का असल मतलब क्या है और परसीव्ड मीनिंग इसका क्या है, लोग जो ले रहे हैं। आपने बहुत बेहतरीन बात कही कि ये इस्लाह का रिश्ता ही बना लेते हैं, इवन शादी से पहले से वो इंस्ट्रक्शंस शुरू हो जाती हैं। जब कहीं रस्मी तौर पे लड़के और लड़की की अगर अरेंज मैरिज है, जो कि आजकल बहुत कम हो गई है, तो उसमें अगर ये हो तो उसमें भी पहले से जो उनका राब्ता होता है तो वहीं से इंस्ट्रक्शंस का सिलसिला शुरू होता है। बिल्कुल। और जो कोई अगर लव मैरिज है तो उसमें तो खैर दायरे के जज्बात से ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। और उसमें जो मैंने डायरेक्शन की बात की, इस पर मैं थोड़ी सी बात और करना चाहूँगी कि किसी भी डोमेन में, अब जैसे रिलेशनशिप की डोमेन है तो इसमें आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से हर रिश्ते को लेने की ज़रूरत होती है, अब वो किसी भी लेवल का हो आपका, यानी उसको आप ऐसे नहीं लिव कर सकते कि अच्छा जो आपके जहन में है कि अगले को ऐसा ही होना चाहिए। अगले की पूरी एक इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करके आप अपने रिश्ते को लेकर चलते हैं, और उसके ना कहने पर आप ताल्लुक़ को ख़त्म नहीं करते, बल्कि ख़ुद भी सीखते हैं कि रिश्ते को अलग और अपने जो इख्तलाफात हैं उसको अलग जो है वो सॉल्व किया जाए, उसका शेडोज़ पे ना आने दिया जाए। अक्सर हमारे पास जो पेरेंट्स भी आते हैं वो बच्चों के साथ ताल्लुक़ बहुत ख़राब कर लेते हैं महज इस वजह से कि ये हमारी बात नहीं मानते, एक्सपेक्टेशंस इस तरह के। हाँ, और वो बात ना मानने में जो उनका कंट्रोलिंग स्टाइल होता है वो उनके दरमियान और फासले पैदा कर रहा होता है। दिल की बातें बच्चे शेयर करना छोड़ देते हैं, और माँ बाप बच्चों के लिए अच्छा ही रहे होते हैं कि ये उन मसाइल से नबरदाज़मा इन्हें ना होना पड़े जो माशरे में चल रहे हैं, लेकिन उनका अंदाज कुछ ऐसा कंट्रोलिंग का सा होता है। मैंने जो बहुत कामयाब तरीका देखा है अपनी ज़िंदगी में वो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग का है। यानी अगर आप सवाल पूछते पूछते दूसरों की सोचों का रुख चेंज कर दें तो इससे किसी भी सतह पर आपके और उसके दरमियान कोई ऐसा मसला भी पैदा नहीं होता, और आप बड़े ही अच्छे से उसका फोकस उस तरफ ला सकते हैं जिस तरफ आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी। और उसमें बिल्कुल भी आपने जो शुरू में बात की था नॉन रिडिक्यूलिंग एटीट्यूड, तो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में एक कोलैबोरेटिव वर्क की अप्रोच होती है कि किसी को डिमीन करके या जीतने वाला कोई सेंस नहीं होता, सवालों के ज़रिए अगले को एनलाइटन करने की एक आप समझ लें कि शानदार तरीका है। बजाय किसी को ब्लेम करने के, बजाय किसी को डिफेंसिव और ऑफेंसिव बनाने के, आप सवाल ही ऐसे खूबसूरत करते हैं कि अगले का ध्यान खुद ब खुद उस बात की तरफ जाना शुरू हो जाता है जिसकी तरफ आप उसका ध्यान लाना चाह रहे होते हैं, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के। तब तो इतनी मोहसिन साहब खूबसूरत टेक्निक्स अवेलेबल हैं कि रिश्तों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है, और किसी की इस्लाह की जा सकती है, बिल्कुल किसी को फीडबैक दिया जा सकता है, किसी की राय से इख्तलाफ रखा जा सकता है, रिश्ते को मजबूत रख के भी। यानी इसमें बिल्कुल भी इस फियर से अब एटलीस्ट ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी का कोई भला होता है आपके किसी फीडबैक से तो उसको होल्ड मत करें महज इस फियर से कि ये कोई ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा। ताल्लुक़ ख़राब होना या ना होना आपके हाथ में होता है। बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पर आप किसी को फीडबैक देते हैं और वो बुरा मान जाते हैं और वो आपसे बात अगर नहीं करते तो वही एटीट्यूड आप ना अपनाएं। बिल्कुल सही। आप अपने वो पुराने वाले ताल्लुक़ के प्रिंसिपल्स को ही लेके चलें। तो आई थिंक ये जब हम जिम्मेदारी किसी रिश्ते की देते हैं तो आपने जब फैसला किया है कि आपने ना भी कहना है और ताल्लुक़ भी ख़राब नहीं करना, इस्लाह भी करनी है, ताल्लुक़ भी ख़राब नहीं करना, प्रॉब्लम्स को और ताल्लुकात को अलग-अलग सॉल्व करना है, तो आई थिंक इससे पीसफुल रिलेशनशिप भी डेवलप होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आती है कि जब आप किसी से कोई इख्तिलाफ करते हैं तो आप
अगर उसका मूड ऑफ देखते हैं, जी अगर आप उसके लहजे में थोड़ा तनाव, तलखी या सदमहरी देख लेते हैं, जी तो आप फिक्रमंद हो जाते हैं। जी जी आप कहते हैं कि मैंने वो बात जो इससे कही, बड़ी नेक नियति से कही, जी उसके हमारा जो ताल्लुक था वो तो अपनी जगह पे था, मैंने तो उस डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बात की है, जी जिसमें कि हम और वो मिलकर ज़िंदगी के जिस मैदान में अमल पैरा हैं, हम उसके मयार को और ऊंचा करना चाहते हैं। लेकिन उसके लहजे में आने वाली सदमहरी आपको फिक्रमंद कर देती है। फिर आप कंपनसेट करते हैं, जी फिर आप उसकी तारीफ करते हैं, फिर आप उसके लिए कोई मेहमान नवाजी करते हैं, उसकी कोई दावत करते हैं, या उसको कहीं और किसी और जगह पे आप उसका जिक्र करते हुए, यानी आप उसे खुश करने की कुछ कोशिशें करते हैं। जी 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 जब आप ये खुश करने की कोशिशें करते हैं तो इससे दूसरे को ये मैसेज चला जाता है कि वो जो आपने पहले इख्तलाफ किया था, अब आपको एहसास हो रहा है कि वो आपने गलत बात की थी। जी जी अब क्या किया जाए ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि आपने उस ताल्लुक को महफूज रखने के लिए कंपनसेट किया, और नतीजतन आप उस असल मयार से भी जो आप उसको इनपुट देना चाह रहे थे या फीडबैक देना चाह रहे थे, वो भी कंप्रोमाइज हो गया। अब ये कितनी आपने इंसाइटफुल बात की है कि इस कोशिश में रिश्ता बेहतर होने की बजाय और ज़्यादा जी खराबी की तरफ चला शुरू हो जाता है। तो ये एक आई थिंक एक मेरे ख्याल में कोई कॉग्निटिव एरर ही है, कोई हमारा सोचने का अंदाज ही इस बारे में चेंज होने वाला है कि हमें लगता है कि शायद अगर हम कोई ऐसा स्टेप लेंगे और ताल्लुक ख़राब हो जाएगा। तो इसको डिफरेंट एंगल से देखने की ज़रूरत है, इसको डिफरेंट लेंस से देखने की ज़रूरत है कि जब आपने ताल्लुक ख़राब करने वाली इंटेंशन से बात नहीं करनी है तो फिर ताल्लुक ख़राब नहीं होगा। आगे चल के तो इस बारे में एप्लीकेशंस आ जाएंगी कि किसी की नीयत को भी चेक किया जा सकेगा। लेकिन अभी के लिए हमें इस पर इत्तेफा करना पड़ेगा कि जो दूसरा कह रहा है, जो नज़र आ रहा है, नज़र आने वाली बात को बस ठीक माना जाए जी। और अगर कोई ज़बानी किसी चीज़ की नफ़ी कर देता है, अगर कोई ज़बानी ये बात कह रहा है कि उसका मकसद ये है, तो फिर उसको सच मान लिया जाए जी। फिर उसकी नीयत पर, इरादे पर शक करना या उसके बारे में प्रोब करते रहना या ये कहना या ये सोचना कि जो वो कह रहा है वो दिल से नहीं कह रहा, क्योंकि ये फैसला तो फिर वक्त ही कर सकता है कि वो दिल से बात थी या ना थी। लेकिन आप अपने तौर पे जो अपना फीडबैक या वो उसे देंगे, वो आप अपने एंड के रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं अपनी साइड का जिम्मेदार हूँ, मैं दूसरे के हिस्से का काम तो कर नहीं सकता, दूसरे के हिस्से की वॉक भी नहीं हो सकती जी। और वॉक तो खुशी के केमिकल्स पैदा करती है, बिल्कुल, जिस पर आप बड़ा जोर दे रही होती है, कल भी आप दे रही थी। और सर दूसरे के हिस्से का काम आप कर भी नहीं सकते, और दूसरे को खुश करने की जब रिश्तों में जिम्मेदारी ले ली जाती है ना, तो असल वहाँ से खराबियाँ पैदा होना शुरू होती हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप किसी के ये यहाँ तक केयर टेकिंग करेंगे कि उसको बुरा ना लगे, वो बुरा ना मनाए, अगर उसको बुरा लगता है तो ये उसकी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसके मूड को ठीक रखना, तो आप समझ लें कि ये रिश्तों में तकलीफ़ को क्रिएट करेगा। क्योंकि अगला बंदा एक पूरी तरह से अपनी लाइक्स और डिसलाइक रखता है, और कहीं ना कहीं पर आप उसको भी ये सिखा देते हैं कि जब कोई परेशानी आए तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स दैट, तो जिससे और बदमज़गी पैदा होना शुरू होती है। अच्छा, ये जो हम जुमला शुरू करते हैं, बात शुरू करते हैं, हम कहते हैं इफ़ यू डोंट माइंड। जी। अच्छा, वैसे इसकी बुनियाद तो हम ही रख देते हैं। जी बिल्कुल। यानी हम ये कह के कि इफ़ यू डोंट माइंड, दरअसल हम उसे बता देते हैं कि कोई बात ऐसी होने वाली है जो कि माइंड करने की ऑप्शन भी उसमें मौजूद है। जी जी जी। तो अगर हम कुछ ऐसा अपने घर में या अपने कोलीग्स में या सोसाइटी में, सब जगहों पे हम कुछ आहिस्ता आहिस्ता होते होते वक्त लगेगा कि हम इस तरह का माइंडसेट डेवलप कर पाएँ कि हम बता सकें कि हम इख्तिलाफ करेंगे। जैसे अगर आप पॉलिटिकल कल्चर की बात करें तो मैं तो हैरान हूँ उन सारी बातों पे कि जिसमें अब लोगों को बेहतर और नफीस बात करने के लिए जब लफ्ज़ नहीं सूझ रहे, अच्छे एहसासात नहीं होते जब दूसरे की पार्टी के लिए, तो फिर उसमें उन नापसंदीदा अल्फाज का भी इस्तेमाल
आसानी लोग करने लगे हैं। जी। और मुझे बिल्कुल ताज्जुब है इस बात पे कि जिन बातों के बारे में 20 साल पहले तक कोई तसव्वुर भी नहीं था, यानी जैसे अब तो सोशल मीडिया पर लोग इख्तिलाफ राय, जिसको झगड़ा, बदतमीजी या कुछ और काफ़ी हद तक उससे ऊपर के दर्जे की बात कही जा सकती है, वो बात कहते हुए भी नहीं झिझकते नहीं है, उनको कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, कोई उस बारे में वो बड़ी आसानी से वो बात कह देते हैं। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, ये भी शायद उस अवेयरनेस की कमी है। और मुझे यूँ भी लगता है कि साइकोलॉजी और काउंसलिंग के ज़रिए जिन चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं, उनको और भी ज़्यादा फैलाने बताने की, और जैसे वो मिस नादिया ने पिछली दफ़ा बात कही थी बहुत ही अच्छी, कि सिलेबस का हिस्सा बना देने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर हम इमोशनल मैनेजमेंट को ज़्यादा हम कहते हैं कि ये सिलेबस का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो कि हम कॉमन सेंस से ही डील कर रहे होते हैं। हमें जो ठीक लग रहा होता है, वालिदैन बच्चों के साथ, मियाँ बीवी के साथ भी, बीवी मियाँ के साथ, या और हमारे जो ये जो वर्क प्लेस पे रिलेशन हमारे होते हैं, यहाँ पर भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने की ज़रूरत है हम सबको, और उसके बाकायदा आप बहुत अच्छे तरीके से कोई ऐसे सोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। बात ये है कि हमें जो लग रहा होता है, जो सुनी सुनाई बातें होती हैं, जो हम अपनी ऑब्जर्वेशन में इर्द गिर्द देखते हैं कि अच्छा, अब ये इट्स वेरी कॉमन कि अगर आपका कोई लव्ड वन है और अगर उसका मूड ख़राब है, तो इट्स वेरी कॉमन कि ये आप ही की जिम्मेदारी है इसको ठीक करें। बट इन फैक्ट यू कैन सपोर्ट द अदर पर्सन, लेकिन इट्स नॉट योर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज अगर वो नहीं होता ठीक, तो अपने तौर पर आप समझते हैं कि शायद मैंने पूरी तरह से कोशिश नहीं की, या मुझे और करना चाहिए था, या फिर आप उसको फिक्स करके ही दम लेते हैं, और जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको खुद को निगलेक्ट करना पड़ता है। एंड जब हम खुद को निगलेक्ट करते हैं, तो फिर हम सेल्फ पिटी में जाते हैं, विक्टिम रोल में जाते हैं कि अच्छा, मैं तो सबका ख्याल रखूं और मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, और फिर हमारे गिले और रंजिशें रिश्तों में आती हैं। सो बज़ाहिर ये एक ऐसा आइडिया कि दूसरे की प्रॉब्लम को या दूसरे को बुरा ना लगने की जिम्मेदारी आप उठाएंगे, तो असल में वो रिश्तों में रिजेंटमेंट, शिकवे, गिले, रंजिशों को लेकर आती है। बिल्कुल सही। मिस, मेरा एक सवाल था, हम रिडिकुलिंग बिहेवियर की बात कर रहे थे ना, कि हमारा रिलेशनशिप में रहते हुए, कोई भी रिलेशनशिप वर्क प्लेस पे हो, मियाँ बीवी का कोई भी, तो रिडिकुलिंग बिहेवियर की कुछ कंपोनेंट्स कुछ होंगे ना, डेफिनेशंस को हम कैसे पहचाने कि हमें किस तरह से बात नहीं करनी कि वो लगे कि रिडिकुलिंग बिहेवियर है, या कोई भी आपका जेस्चर दूसरे की रिस्पेक्ट को वायलेट करे, दूसरे को इम्पोर्टेंट ना समझे, किसी भी अंदाज से, वो तंजिया गुफ्तगू हो सकती है, वो ऑफेंसिव करना किसी को हो सकता है, वो गुस्सा करना है आपकी तरफ से, एनीथिंग जो किसी को डिस्कम्फर्ट कर दे, और ऐसा एक आपकी तरफ से एक ऐसा बिहेवियर जाए जो कि ऐसे जेस्चर जाएं जिस पे आप अगला बंदा, कोई थर्ड पर्सन ये लगे कि जी आप अगले बंदे की कोई रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं करते हैं। तो हर वो बिहेवियर, हर वो एक्शन जो हमें रिश्तों में डिस्कम्फर्ट करता है, वो अगले को रिडिक्यूल ही कर रहा होता है। थैंक यू। और बहुत ही अहम बात है कि ये जो चीज़ है, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं से ये बात करना चाह रही थी कि ये जो जजमेंटल होना, इट्स वेरी कॉमन फॉर ऑल ऑफ अस। किसी को नहीं भी जानते, फिर भी इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जॉब है कि उसके बारे में एक जजमेंट तो ये ज़रूर बनेगी, एक से ज़्यादा भी, कि अच्छा ये ऐसे है, ये दिखने में वैसे, अच्छा फलां वैसे होते हैं, फलां ऐसे। तो हमें टेम्पटेशन होती है जजमेंट की, लेकिन जब हम जजमेंट बनाते हैं तो फिर हम फिक्स फ्रेम के साथ होते हैं, जी। और अगले बंदे को फिर हम उसी फ्रेमिंग में देखते हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। हो सकता है कि वो वैसा ना हो, बट उसका हर एक्शन आप अपने फ्रेम में फिट करने की तरफ नहीं। और ये एक कॉग्निटिव एरर है। ये कॉग्निटिव एरर है, एब्सोल्युटली ये कॉग्निटिव एरर है। मिसाल के तौर पर आपके जहन में किसी के बारे में ये ख्याल आ जाता है कि वो जानबूझकर मेरी बात को इग्नोर करते हैं। अब ये ख्याल आ गया, अब ये कॉग्निटिव एरर है, यानी एक थिंकिंग एरर है।
और अगर यही फिक्स बन गया फ्रेम आपका, तो ना चाहते हुए भी आप अगले बंदे की हर बात को ऐसा परसीव करेंगे कि अच्छा ये तो इसने मुझे बात लगाई। एंड इट्स वेरी कॉमन मोहसिन साहब, जी, हमारे जी, इर्द गिर्द में जी, हो सकता है अगला बंदा वाकई में कोई बात लगाने वाला हो, लेकिन अगर लगाने वाला भी है तो फिर भी आप किसी को अलाउ नहीं करते, करना नहीं चाहिए इन माय ओपिनियन, कि आप दूसरों की बात से अपनी मूड को, अपनी लाइफ को अपसेट होने दें। जी, जी, सो जी। उनकी अपनी एक राय है, आप उनका उसको रिस्पेक्ट ज़रूर दें, लेकिन इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट ना करें। बहुत बेहतरीन आपका इनपुट, और आज के शो पर हमने जो बातचीत की बहुत ही अहम है, क्योंकि हमें सारा दिन जिससे भी हम बात करते हैं तो हम उससे इत्तेफाक या इख्तलाफ, इन्हीं दोनों चीज़ों पर जी ही चल रहे होते हैं। जी और इख्तलाफ की जब ज़रूरत पड़ती है तो वहीं से तो रंजिशें जन्म लेती हैं। तो जी इख्तलाफ करना कब ज़रूरी हो जाता है, इख्तलाफ करने के तरीके और प्रोटोकॉल्स क्या है, और इख्तलाफ करने का फिर नतीजा क्या निकल सकता है, ये सब एक हुनर है, जी बिल्कुल एक स्किल है, स्किल है। जो कि आप बड़े अच्छे तरीके से सीख सकते हैं एक ट्रेनिंग से गुजर के। निशमाइला, आपका बहुत शुक्रिया। मिस्तादिया, आपका भी थैंक बहुत यू बहुत सर। शुक्रिया। सो इस शो पर हम बात करते हैं आम तौर पे अपने उन रवैयों के बारे में जिनको कि हम बेहतर बनाकर अपना बहुत कुछ बेहतर बना सकते हैं, ताल्लुकात से लेके मयार ज़िंदगी तक। आपके लिए दिल से दुआएं, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन खुशियाँ और कामयाबियाँ आपका मुकद्दर करे। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले शो पर, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।